बहुत समय पहले मध्य भारत के घने अरण्यों और विशाल नदियों से घिरे मालवा राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। उनकी ख्याति दूर दूर तक न्यायप्रिय और पराक्रमी शासक के रूप में फैली हुई थी। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी और राज दरबार में विद्वानों, योद्धाओं व कलावंतों की कमी न थी। राजा की एकमात्र रानी सुरभि देवी थीं, अत्यंत सुंदरी, बुद्धिमती, परंतु महत्वाकांक्षी और चंचल स्वभाव की। महल की गलियारों में लोग अक्सर कहते कि रानी अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। राजा का एक विश्वस्त मंत्री चंद्रभान था, जो ईमानदार और प्रखर बुद्धि वाला व्यक्ति था। वहीं राज दरबार में कई सामंत व सेनापति भी थे, जो समय समय पर अपनी निष्ठा दिखाते। एक दिन पड़ोसी राज्य कुंतल का राजकुमार राजदरबार में मेहमान बनकर आया। राजकुमार अत्यंत रूपवान, चतुर और भाषण कला में निपुण था। रानी सुरभि देवी उस पर मुग्ध हो गईं। धीरे धीरे दोनों के बीच गुप्त वार्तालाप होने लगे। रानी का उद्देश्य केवल आकर्षण नहीं था, बल्कि वह चाहती थीं कि किसी प्रकार राजा विक्रमादित्य को दरबार से हटाकर स्वयं सत्ता की धुरी बन जाएं। इसके लिए उन्होंने उस राजकुमार को मोहरे की तरह उपयोग करना शुरू किया। रानी ने राजकुमार से कहा, यदि तुम इस राज्य के राजा बन जाओ तो मैं तुम्हें न केवल अपना हृदय दूंगी, बल्कि मालवा की सारी संपत्ति भी तुम्हारी होगी। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय अवश्य हैं, परंतु उनकी दया और सरलता ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। राजकुमार ने इस अवसर को तुरंत भांप लिया। उसने रानी के साथ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक रात रानी ने महल की दासी कंचन को अपने विश्वास में लिया और कहा, अब समय आ गया है कि राजा को अपमानित कर दरबार से निकाल बाहर किया जाए। तुम एक झूठा आरोप लगाओगी कि राजा ने तुम्हारी इज्जत भंग करने का प्रयास किया है। जब मैं यह बात दरबार में उठाऊंगी तो सब लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे। दासी पहले तो डर गई, लेकिन रानी ने उसे सोने के आभूषण और धन देने का वादा किया। लालच में आकर दासी षड्यंत्र का हिस्सा बन गई। अगले ही दिन राजसभा के बीच दासी कंचन रोती हुई आई और बोली, महाराज, आपने मेरी लाज पर हाथ डाला, मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। मैं असहाय हूं, अब मैं कहां जाऊं? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी तुरंत खड़ी हुई और बोली, हे सभासदों, मैं स्वयं इस बात की साक्षी हूं। रात को मैंने दासी के कक्ष से उसकी चीखें सुनी। अब ऐसे राजा पर हमें कैसे विश्वास करना चाहिए? सभासद दुविधा में पड़ गए। मंत्री चंद्रभान ने कहा, महाराज सदा धर्म का पालन करने वाले हैं। यह आरोप झूठा प्रतीत होता है, हमें गहन जांच करनी चाहिए। लेकिन रानी और राजकुमार ने ऐसा वातावरण बना दिया कि अधिकतर दरबारी चुप रहे। राजा विक्रमादित्य ने शांत स्वर में कहा, यदि प्रजा और दरबार मुझ पर विश्वास नहीं करता तो मैं इस गद्दी का मोह नहीं रखता। सत्य एक दिन अवश्य प्रकट होगा। यह कहकर उन्होंने अपना मुकुट उतार दिया और राजमहल छोड़ दिया। राजा के जाते ही राजकुमार और रानी ने राज्य की बागडोर संभाल ली। कुछ समय तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे राजकुमार की असली मंशा प्रकट होने लगी। उसने प्रजा पर भारी कर लगा दिए, सैनिकों को अत्याचार करने की खुली छूट दे दी और राज्य की संपत्ति पड़ोसी साम्राज्यों को बेचने लगा। रानी को भी एहसास हुआ कि वह केवल राजकुमार के लिए सीढ़ी बन चुकी है। राजकुमार ने उससे दूरी बना ली और दूसरी रानियों में रमने लगा। उधर राजा विक्रमादित्य साधु वेश में राज्य भर में घूम रहे थे। उन्होंने जनता की पीड़ा देखी और धीरे धीरे अपने विश्वस्त सैनिकों और मंत्री चंद्रभान को गुप्त संदेश भेजे। मंत्री ने गुप्तचरों के माध्यम से दासी कंचन को पकड़ लिया। कठोर पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने लालच में आकर झूठा आरोप लगाया था और यह सब रानी के षड्यंत्र का हिस्सा था। राजा के आदेश पर यह सच जनता के सामने रखा गया। जब प्रजा को सत्य का ज्ञान हुआ तो वे क्रोधित हो उठे। राजा विक्रमादित्य ने फिर से राजगद्दी संभाली। उन्होंने दरबार में घोषणा की,
त्रिया चरित्र को समझना कठिन है। स्त्री जब धर्मपथ पर होती है तो संपूर्ण सृष्टि को संभाल सकती है, पर जब वह छल पथ पर चलती है तो साम्राज्य तक को डुबो देती है। परंतु यह दोष केवल स्त्री या पुरुष का नहीं, बल्कि लालच और वासना का है। यही वह बीज है जिससे धोखा जन्म लेता है। रानी सुरभि देवी को आजीवन कारावास की सजा दी गई। दासी कंचन को भी दंड स्वरूप राजमहल से निकाल दिया गया। राजकुमार को युद्ध में हराकर राज्य से खदेड़ दिया गया। राजा विक्रमादित्य ने पुनः न्याय और धर्म से राज्य चलाया। प्रजा सुखी हो गई और यह सीख पूरे राज्य में फैल गई। धोखे से बचना ही सबसे बड़ा विवेक है। त्रिया चरित्र और पुरुष चरित्र दोनों ही छल से ग्रसित हो सकते हैं, परंतु जो मनुष्य धैर्य और विवेक से काम लेता है वही सच्चा विजेता होता है।